चलिए आइए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव लास्ट में लगाते हैं ताकि आप लोगों को सही से कंप्लीट हो जाए। अभी चुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, इस कारण से हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं। कौन सा गुणनखंड बाबू? तो अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अब बोलता क्या है बोलता है ना बाबू, अभाज्य गुणनखंड बोलता है अगर हम बोले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए पहले, फिर बोले हम 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर हम बोले 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसका बाबू? तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। फिर हम बोले कि 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए? 27 का। हम बोले कि 32 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए? 32 का। ज्यादा का ब्राइटनेस हो रहा है, 1 मिनट बाबू। ब्राइटनेस 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसका अभाज्य गुणनखंड? 32 का। फिर हम बोले आपसे कि 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए 36 का। अब देखिए 32, 36, 4, 144, 27, ये सब कौन सी संख्या है? तो भाज्य संख्या। कौन सी संख्या बाबू? तो भाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कौन सी संख्या से भाग देंगे? तो अभाज्य संख्या से। और एक पॉइंट याद रखिएगा, भाज्य संख्या को, कौन सी संख्या को? तो भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जैसे समझिए, अगर हम बोले 4, तो 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो बाबू तो 2 गुना 2 लिखेंगे तभी तो 4 होगा। हम देखिए 9 लिखे, 9 को हम क्या लिखेंगे? तो 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 9 आएगा। 27 को क्या करेंगे? 3 3 3, ये तीनों 3 को क्या करेंगे? गुना करेंगे, तब जाके क्या आएगा? 27 आएगा। जो 2 है आपका बाबू, 3 है, वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या का क्या है? 4 क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कौन सी संख्या हो गया बाबू? तो एक भाज्य संख्या। जैसे 50 है आपका, तो 2 गुना 5 गुना 5 अभाज्य संख्याओं का क्या है? आपका गुणनफल है। बात समझ में आया यहाँ तक? चलिए, यानी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यहां तक एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव आपसे क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है बाबू? 1 से लेकर के 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होगी, और 1 से लेकर करके 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कोई दिक्कत? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होता है। HCF कितना होगा? 1, यानी मसह कितना होगा? 1 होगा। महत्तम समापवर्तक 1 होगा, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या दो, जब ऐसे निकलेगा तो कम से कम 2 चाहिए ना। वैसी अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होगा, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ध्यान में दीजिएगा। लगातार विषम संख्या का, हाँ, लगातार
विषम संख्या का HCF कितना होगा बाबू? 1 होगा। लगातार विषम संख्या का HCF कितना होगा? 1 होगा। और लगातार सम संख्या का HCF 2 होगा। लगातार सम संख्या का HCF 2 होगा और लगातार विषम संख्या का HCF कितना होगा? 1 होगा। लगातार विषम संख्या का HCF कितना होगा? 1 होगा और लगातार सम संख्या का HCF कितना होगा? 2 होगा। अगर बोलेगा अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है बाबू? तो 1 होगा। अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोले? 4 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अभाज्य संख्या 2 एक कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है। तो कितना बार मिलेगा बाबू? 2 बार में। कितना बार मिलेगा? 2 बार में। तो ये भी कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कितना बार मिलेगा? 1। कोई दिक्कत? अगर हम बोले कि 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बाबू? तो 2 गुना, यानी कहने का मतलब 2 के पावर में कितना हो गया? 2। 4 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 2। अगर हम 36 को करें तो कौन सी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2 से लगेगा। तो 18 दूनी का 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी का 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे एक बार में। यानी 2 और 3 आपका कौन संख्या? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आपका? अभाज्य संख्या। ये लिख सकते हैं। इस तरफ से रहेगा तो समझिएगा कि 36 के अभाज्य गुणनखंड, 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 होता है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बात समझ में आया? चलिए, तो 2 को कितना बार लिखे बाबू? 2 बार। तो 2 के पावर में कितना कर दिए? 2। और 3 के पावर में कितना कर दिए? 2। क्यों किए? 3 को कितना बार लिखे हैं? 2 बार गुना किए हैं। तो 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 से भाग लगाएंगे, 16 दूनी का 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी का 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी का 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2। इसको अगर 32 के अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना है तो 1 2 3 4 5 बार 2 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। क्यों लिखे? क्योंकि 2 को कितना बार गुना किए बाबू? 5 बार, तब जाकर के 32 आया है। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। दिक्कत है? नहीं। तो अब देखिए 3, इसको जब भाग लगाएंगे ना बाबू तो 3 से लगेगा, 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 3। अगर बोलेंगे 27 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 3 गुना 3 गुना 3, यानी कहने का मतलब है बाबू 3 के पावर में कितना हो गया? 3। क्यों पावर में 3 हुआ? कि 3 को 3 बार गुना करना है। 3 को कितना बार गुना करना है? 3 बार। उसी प्रकार से आप 9 को आइए तो 3 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 3। 3 इकाई 3। इसको अगर हम लिखेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुना 3 लिखेंगे, यानी 3 के पावर में 2 लिखेंगे। कितने बार होगा? 3 के पावर 2। अगर हम 144 बनाए ना बाबू तो किससे लगेगा? 2 से लगेगा। किससे लगेगा? 2 से लगेगा। कितना बार में कटेगा? 7 दूनी का 14 और 2 दूनी का 4, 72। फिर 2 से लगाओगे ना बाबू तो 36 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाओगे ना तो 18 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाओगे ना तो 9 बार में कटेगा। फिर 2 से 3 से लगेगा आप तो कितना से लगेगा? 3। कौन सी संख्या से लगा रहे हैं बाबू? तो अभाज्य संख्या से हम लगा रहे हैं। तो 144 के जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये वाला 2 यहाँ वाला का, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 2 के पावर में 4, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। यहां तक समझ में आया? अगर हम बोले 144 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2। 4 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 के पावर 2। 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 3। 32 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5। 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 2।
यानी कहने का मतलब इसको इतना बार तोड़ना है ना कि उसका मान कितना आ जाए, एक नीचे आ जाए। बात समझ में आ गया? यानी इतनी बार अभाज्य संख्या से भाग देना है कि उसका नीचे जो मान आएगा कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े, किसके रूप में तोड़े बाबू, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े। अब यहां से आपका क्वेश्चन क्या क्या उत्पन्न होगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कर चुके हैं, व्यक्त कर चुके हैं। यहां से पूछेगा, बोलेगा कि 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछेगा कि 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। बाकी क्वेश्चन गलत है कि 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, एक के वो तो है, 2 है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 4 को बनाने में कितनी बार अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है। 4 को बनाने में कितनी बार अभाज्य संख्याओं का क्या किया गया, प्रयोग किया। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। और आप आंसर इसी प्रकार से देगा, 2 देगा, एक और एक 2, लेकिन आंसर वास्तव में एक ही है, 2 ही है। 4 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, एक ही है, सिर्फ 2। अब यहां पे देखो, इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 है, एक 2 है, एक 3 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आपका दूसरा तरीका से। क्वेश्चन का पूछने का तर्क ये है कि 4 को बनाने में अभाज्य गुणनखंडों को कितनी बार प्रयोग किया गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4 में कितनी बार, अब कितनी अभाज्य संख्या है, 36 में कितनी अभाज्य संख्या था। वास्तव में 36 में अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, यही तो है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब जब ऐसे पूछे तो समझिए कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 को बनाने में कितनी बार अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, लेकिन आप, ये क्वेश्चन है लेकिन पूछ कैसे रहा है कि 4 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पूछने का तर्क दूसरा है, लेकिन पूछ क्या रहा है ये। तो अब हम जो पूछ रहा है उसी के अनुसार से आंसर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 4 में कितने अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या ये है अभाज्य गुणनखंड, और एक, तो कितने अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2। अगर इस रूप में रहेगा तो आप एक और एक गिन करके कर लेंगे। जब इस रूप में ना रहे, इस रूप में रहे और बोले अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो पावर में देखिएगा, जितना पावर रहेगा ना बाबू वही इसका आंसर होगा। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें, तो 2 अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से 36 में देखिएगा, तब पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना पड़ेगा। अब पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। चार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो कितने होगा बाबू, तो 2 होगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड है, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो कितना हो गया बाबू, तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 4। अब ऐसे वाला में रहेगा तो आप तो सीधा कर लीजिएगा। जब पावर वाला रहेगा ना बाबू, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, गुणा नहीं करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब पावर वाला में 2 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। पावर से भी देख लिए, पावर वाला को पावर लिख दिए, पावर वाला को लिखेंगे पावर कितना है, 2, इसका पावर कितना है, 2, दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। नहीं, देखिए अब बोलेगा 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, कितना होगा, 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। कितना होगा बाबू, 3 होगा। 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। यहां भी पावर में देखिए कितना होगा, 3। 32 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 32 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से 9 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा बाबू, बोलो, 2 होगा। कितना होगा, 2। 144 में कितना होगा, तो 4 यहां और 2 यहां, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 4 और 2 कितना होगा, 6। करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, गुना नहीं करना है, पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना निकल गया, 6।
144 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? तो 6 हो गया। 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 2। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था कि 5005 में अभाज्य गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी? क्वेश्चन ये पूछा था 5005 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो आपको 5 से लगा दीजिए तो कितना होगा? 1001। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर आप सीधे 11 से लगाइए तो 11 99, 1 एकम 11, ठीक है। फिर लगाइए 7 से, 13 बार में कटेगा। तब 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। बात समझ में आ गया? तो अभाज्य गुणनखंड तो एक 5005 ये कौन हो गया? ए हो गया। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? तो 1 2 3 4। 1 2 3 4। सरस्वती जी की जय जयकार है कि नहीं? 1 2 3 4। तो इसमें 5005 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई बाबू? तो 4 हो गया। यहां तक एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसमें बोलेंगे कि 144 में 2 का घात कितना होगा, 3 का घात कितना होगा, 9 में 2 का घात कितना होगा, 3 का घात कितना होगा, 4 में 2 का घात कितना होगा, इसमें 3 का घात कितना होगा, इसमें 2 का घात कितना होगा, वो हम बताएंगे। पहले यहां तक आपको 4 के अभाज्य गुणनखंड बतला दिए, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दिए। कुछ नहीं करना है संख्या निकालने में, पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ देना है। क्या कर देना है? तोड़ देना है और गिनना है कि कितने अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग किए गए, यानी कितनी बार प्रयोग किए हैं। तो एक बार कितना बार? 2 बार। इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 बार। तो इसमें 5005 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 5 11 7 और 13 को गुना करेंगे तब जाकर के। बोले कि सर इसमें पावर वाला तो कुछ नहीं, तो पावर देखो ना बाबू, 1 1 1 1। तो 1 पावर 1 जोड़ 1 2, 2 1 3, 3 1 4। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। पावर को जोड़ देना है, पावर वाला रहेगा, दोनों पावर को क्या कर देना है? जोड़ देना है, वही आंसर हो जाएगा। गुना नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो पावर को जोड़ना है, गुना नहीं करना है। बात समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। चलिए जल्दी से इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। समझ में इधर आ रहा है बच्चा? कस के बोलो, कस के बोलो, जय माता दी ना। चलिए देखिए, मिटा दे। यस, मिटाते। चलिए रिपीटेशन करवा रहे हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है? बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाती है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। मिटाते मिटाते यही चीज करवाते हैं, ठीक है ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी ध्यान दिमाग में है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है? तो हाँ, सभी पूर्णांक संख्या, सॉरी, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। अब अगला, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है? तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या भी कहलाती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाती है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आपको यह याद करवाए थे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। कौन होता है बाबू? 1 होता है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है? 0 होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते थे? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते थे ना बाबू। अब आइए,
अब हम बोले बाबू 144, 125 और देते हैं, एक और देते हैं। कौन सा क्वेश्चन दे? बारह सौ पचास, ठीक है दे देते हैं। 1250 दे दे, नहीं इसका 2500 दे देते हैं सीधा। क्वेश्चन ये है, ठीक है। 144 के अभाज्य, इससे हमको निकालना क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहला क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। दूसरा निकालना है हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें से 2 और 5 ही का प्रयोग किए हैं, 7 तो है नहीं, जिसका पूछेगा उसका दे देंगे। 2 के घात, 2 के अधिकतम घात, 5 के नहीं दिख रहा, अधिकतम घात, 7 के अधिकतम घात। ध्यान से देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको हम 2 से भाग लगाएंगे बाबू, तो कितना बार में कटेगा बताइए? 7 दूनी का 14, 72 बार में। 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा? 36 दूनी का 72। 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा बताओ जल्दी से? 18 दूनी का, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूनी का 18। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे तो करेंगे, बोलो बाबू। इसके अब 144 के अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही हो गया। या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। किसका? 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। आपको ऐसे ही बताए थे कि पावर को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 2 के पावर में कितना है? 4, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 4 और 2 6, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोल रहा है इसमें 2 के अधिकतम घात, अधिकतम घात मतलब होता है पावर, 2 का अधिकतम घात। तो 2 पर कितना पावर है बाबू? तो 4। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा इसमें? तो 4। तो 2 के अधिकतम घात कितना होगा इसमें? 4। इसमें 5 है नहीं तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ भी नहीं, 5 के अधिकतम घात है ही नहीं, 5 के इसको में है घात नहीं, 0। हम जानते हैं कि सर कोई भी संख्या के पावर में 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1। दुनिया के कोई भी संख्या होता है उसके पावर में 0 होता है, उसका मान कितना होता है? 1। किसके छोड़कर? 0 के पावर में 0 को छोड़कर। इसका मान 1 नहीं होता है, इसको छोड़ करके, ठीक है, इसको छोड़कर। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। 0 के पावर 0 को अपरिभाषित बोलते हैं। आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अगर जिसको कंफ्यूजन इससे भी लग रहा है तो आगे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। जब हम बहुपद पढ़ाएंगे ना, वहां पे आप हमको याद दिलवा दीजिएगा कि सर 0 के पावर 0 वाला को आप डिस्कस कर दीजिए, तो हम वहां पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर पढ़ा देते हैं। कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो क्या सर जी एकरा में तो 0 है ये नहीं? कुछ नहीं बाबू, 1 तो लिख सकते हो ना, 1 लिख सकते हो। गुना तो एक कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा। और ये 1 के जगह पे 5 की पावर 0 कर दिए, क्या दिक्कत है? समझ में आता गया? अब इसमें 7 नहीं है, क्या है बाबू? 7 नहीं है, तो 7 के पावर के अधिकतम घात कितना होगा? 0। इसको में दूसरा क्वेश्चन क्या बच सकता था? तो 3 के अधिकतम घात कितना होता? तो 3 के अधिकतम घात कितना होता? तो 2 होता। 3 का अधिकतम घात कितना होता? 2 होता। जैसे 5 की जगह पे क्या रहता? तो 3। तो 3 के अधिकतम घात इसमें कितना होता? तो 3 के पावर में जो रहेगा वही इसका घात कहला जाएगा। तो 3 के अधिकतम घात कितना हो जाता बाबू? तो 2 हो जाता। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। ये वाला क्वेश्चन में
पहला क्वेश्चन क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, पावर के रूप में चेंज किए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा कि 2 के अधिकतम घात, तो 2 को कितना बार प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर में कितना होगा 4, तो अधिकतम घात है ना पूछ रहा है, 2 के पावर 4 नहीं पूछ रहा, 2 का घात कितना दिए हुए 4, तो वही 4 लिखेंगे। यहाँ पे 3 का अधिकतम घात, 3 के पावर में कितना दिए हुए 2, तो 2 लिखे। 7 के अधिकतम घात, 7 एकरा में नजर आ रहा है नहीं, तो 7 के अधिकतम घात कितना हो गया 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अब आगे बढ़े, चलिए यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट करो, जल्दी से करो तो फिर हम अगला क्वेश्चन के लिए इसको मिटाएंगे ना, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, हम वहां पे जो है उसको मिटा देंगे। जल्दी से करो तो, हो गया 3 2 1 गो, हो गया होगा। चलिए अब 100 का किसका करते हैं बाबू, तो 100 का। एक पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, a के पावर में 0 बराबर 1 होता है, x के पावर 0 का मान 1 होता है, 3 के पावर 0 का मान 1 होता है, 4 के पावर 0 का मान 1 होता है। बात समझ में आया? चलिए, दुनिया के कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 कर देंगे तो उसका मान 1 होता है, सिवाय 0 के पावर में 0 को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं बाबू, अपरिभाषित। 0 के पावर 0 को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब इसको 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा 50 बार में। एक चीज और थोड़ा सा और समझा देते हैं, पहले इसको समझो, कितना बार में कटेगा 2 से, कितना बार में कटेगा 50, फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, फिर 5 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा बाबू 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 के अभाज्य गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 के पावर में 2 गुना 5 के पावर में कितना हो जाएगा बाबू 2, 2 के पावर में 2 गुना 5 के पावर में कितना हो जाएगा 2, यही ना होगा। तो अब देखिए इसमें पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 100 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा 4। अब बोलेगा इसमें 2 के अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 के पावर में कितना दिए हुए 2, वही अधिकतम घात हो गया। तो 2 में 100 में 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। इसमें 3 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं नजर आ रहा है, तो 3 का अधिकतम घात इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन 5 के अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर में कितना दिए हुए 2, तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। अब देखिए 125 वाला 5 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा 25, 5 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा 5, तो 5 के अभाज्य, पहला क्वेश्चन मतलब समझिए अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन गुणनखंडों की संख्या, तीसरा वाला अधिकतम घात रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तब 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 5 गुना 5 गुना 5, यानी कहने का मतलब बाबू 5 के पावर में 3। कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, तो 125 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा बाबू, तो 3 होगा। कितना होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 होगा। अभाज्य गुणनखंड 125 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है 125 में 2 का अधिकतम घात, 125 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। 125 में 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए 125 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा बाबू, तो 0 होगा। बात समझ में आया। अब चौथा क्वेश्चन है 125 में 3 का अधिकतम घात कितना होगा बाबू, तो 125 में 3 नजर आ रहा है गुणनखंड में नहीं, तो इसका कितना होगा 0। पांचवा क्वेश्चन आपका है 125 में 5 के अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 के अधिकतम घात कितना दिए हुए 3 दिए हुए। कितना दिए हुए है, तो 3। क्वेश्चन क्या था, 125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, इस रूप में कर दिए, पावर के रूप में यहां आ गया। 125 में के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 1 2 3, या पावर भी 3 हो गया। ठीक है, 125 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा 0 होगा, क्योंकि 2 नजर आ ही नहीं रहा। इसमें 125 में 3 का अधिकतम घात कितना होगा 0, क्योंकि इसका गुणनखंड में 3 नहीं आया। क्या आया है 5, तो 125 में 5 के अधिकतम घात कितना होगा 3।
अगर जो गुणनखंड दिया रहे उसमें जिसका घात पूछे अगर वो नहीं रहे तो उसका क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, घात जीरो कर देंगे। अगर जो दिया रहेगा उसका में जितना पावर रहेगा वही उसका आंसर होगा। बात समझ में यहां तक आया या नहीं आया बच्चों, बोलिए, आया? चलिए, यहां तक दिक्कत है तो बताइए, जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है? अब हम 2500 वाला को बताते हैं। चलिए, 2500 2 से लगाइएगा ना बाबू, तो कितना बार में कटेगा, 1250 बार में कटेगा। इसको ऊपर लिख दे क्या, 2500 के ऊपर ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन से ही हट जाए। 2500 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलिए, 2 से लगाइएगा 125 जीरो, ठीक है? 2 से लगाइएगा ना बाबू, 6 दूनी का 12, 25 दूनी का 50, 625 बार में कटेगा। फिर 5 से लगाइएगा ना तो 125 बार में कटेगा। 5 से लगाइएगा ना कितना बार में कटेगा, जल्दी बता दो। 25 बार में। 5 से लगाइए कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 से लगाइए कितना बार में कटेगा, 1 बार में। तो इसके अभाज्य 2500 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है? 4 और 5 हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 5 को कितना बार, 4 बार गुना किए हैं, कोई दिक्कत? तो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया बाबू, 6। अब इसमें बोलेगा 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसमें 3 नजर आ रहा है, नहीं, तो 3 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा बाबू, तो 0 हो जाएगा। 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 4, कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़े? चलिए, चलिए बाबू, आपको कहां तक समझा दिए थे, सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है, तो 2 होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, तो 1 होता है। कौन होता है बाबू, 1 होता है। अच्छा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 1 होगा। लेकिन एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा, प्राकृत संख्या भी 1 होगा, विषम संख्या भी एक अंकों की सबसे छोटी कौन होगा, 1 होगा, ठीक है? अगर बोले एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो 9 होगा। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो 9 होगा। और एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा, तो 8 होगा। एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा, तो 8 होगा। अगर बोले एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 सम भी हो जाए, सॉरी विषम भी हो जाएगा और प्राकृत भी। अगर हम वही क्वेश्चन बोल दे, एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा, तो 8 होगा। ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होगा, 10 नहीं होगा। कौन होगा, 11 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। बात समझ में आ रहा है, 97, 98, 99,
तीनों बड़ी संख्या है, लेकिन किसके अनुसार से? सम बोलेगा तो 98, विषम बोलेगा 99, प्राकृत बोलेगा 99, अभाज्य बोलेगा 97। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हंस रहा है? हंसने वाला बात नहीं है इसमें। चलिए, अब अभाज्य पढ़ा ही रहे हैं ना, तो अभाज्य संख्या से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया बता देते हैं, तो आपका एक चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा पानी पिला दोगे क्या बाबू? पिला दो ना पानी। अब क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान से देखना बाबू। ठीक है, समझा देते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। एक 125 और 20 का HCF, 125 और 20 का HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना है। कौन तरीका से बता रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड तरीका से। कौन तरीका से? अभाज्य गुणनखंड तरीका से। इसलिए आपका अगर ये थोड़ा सा बता देंगे ना, तो एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज 1.2 क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? बोलिए, थोड़ा सा पानी पी लेने दो, आवाज हम देखिए। तब तक आ रहा है पानी, तब तक इधर देख लो। 125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 5 से 25, 5 से 5, कोई दिक्कत? तो 125 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5, कोई दिक्कत यहाँ तक? या 5 के पावर में 3। आप 20 को तोड़िए सर, 2 से लगाइएगा, 10 दूनी का 20, 2 से लगाइएगा 5, 5 से लगाइएगा 1, कोई दिक्कत? अगर हम बोले कि 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 2 गुना 2 गुना 5 लिखे, कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? अगर HCF बोल, इसको मैं लिखता हूं, HCF क्या बोलता है मान लिया? HCF क्या बोलता है? जो दोनों में मिले। HCF क्या बोलता है? जो सभी में मिले वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो बाबू ये वाला 5 इसे मिल रहा है? नहीं। 5 यहाँ पे 2 है, इसमें 2 कहीं पे है? नहीं है। ये 2 कहीं पर है? नहीं। तो 2 नहीं ना मिल रहा है? नहीं। कौन मिल रहा है? तो एक जगह पे 5 मिल रहा है, वही क्या कहलाएगा? आपका HCF। क्या कहलाएगा? जो मिलेगा ना बाबू वही आपका HCF कहलाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया? 5 हो गया। क्या हो जाएगा? जो मिलेगा वही HCF कहलाएगा। अब LCM बोलता है ना, मिले चाहे ना मिले हमको लिख दो, हमको क्या करो? लिखो। तो इसको में कौन मिल रहा है? जो मिल रहा है उसको पहले लिख देते हैं, तब 5 मिल रहा है, ई वाला 5। ठीक है, नहीं कौन मिल रहा है? तो ये वाला 5 नहीं मिल रहा है, ये वाला 5 नहीं मिल रहा है, ये वाला 2 नहीं मिल रहा है, और ये वाला 2 नहीं मिल रहा है। तो इसका HCF कौन हो जाएगा? तो HCF तो जो मिला वही हो गया। LCM कौन हो जाएगा? जो नहीं मिला, तो ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, किससे? तो नीचे वाला में। फिर ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, कहाँ? तो ऊपर वाला में। तो सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को कितना बार? तो 3 बार। तो 2 के पावर कितना हो गया? 5, सॉरी 2 के पावर कितना हो गया? 3। 2 के पावर कितना हो गया? 2। 2 के पावर कितना हो गया? 1 और 1 2। लेकिन 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3। 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 हो गया। बात समझ में आया? या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 दिया 125, सॉरी 25 25 125, 250 दूनी का 500, यही आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। कौन तरीका से? मिलाने वाला से। पावर वाला क्या बोलता है ना बाबू? पावर वाला बोलता है जो मिल रहा है ना, मिलना चाहिए इसमें भी, जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, जो मिल रहा है उसी को लिखेंगे, लेकिन सबसे कम पावर वाला, सबसे कम पावर। 2 इसमें मिल रहा है, बोलो नहीं ना मिल रहा है, लेकिन इसमें कौन मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो HCF बोलता है पावर वाला में जो मिलेगा उसको लिखेंगे, तो कौन मिल रहा है? 5 मिल रहा है। और सबसे कम पावर केकरा पास है? 1 के पास है कि 3 के पास है? तो 1 के पास था। 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 5 ही तो हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? LCM बोलता है ना, मिले चाहे ना मिले बाबू हमको क्या कर दो? लिख दो। तो कौन नहीं मिल रहा है? तो 2 नहीं मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा है।
और एलसीएम बोलता है सबसे ज्यादा पावर वाला लिखना, मिलेगा तैयो नहीं मिलेगा तैयो सबसे ज्यादा पावर वाला हमको क्या करना, लिखना है। बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 के पावर में कितना, 2, और 5 के पावर में कितना है, 3। दोनों से आंसर देखिए तो सेम आया है या नहीं आया है, बताइए। समझ में बात आया? बोले क्या 125 को, थोड़ा सा पानी लो। देखिए बोले क्या 125 और 20 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से निकालने के लिए सबसे पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दी, वो आपको हम बतला दिए क्योंकि आपको 30 मिनट से ही हम बतला रहे हैं। और जो मिलेगा उसको लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में? जो नहीं मिलेगा एचसीएफ के लिए छोड़ देंगे। जो एलसीएम बोलता है बाबू, वो मिले उसको भी लिखना है, जो नहीं मिले उसको भी लिखना है। तब 5 मिला है तब 5 को लिख दिए, नहीं मिला 5 5 उसको लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे 2 2 नहीं मिला उसको लिख दिए, ठीक है। फिर सबको क्या कर दिए, गुना कर दिए। वही आपका क्या कहला है, एलसीएम कहला है। लेकिन पावर वाला में वो कंडीशन नहीं है। पावर वाला में क्या बोले, जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे। तो जो मिल रहा है तो 5 मिल रहा है, तो इसमें भी कंडीशन है, मिल रहा है ना उसका सबसे कम पावर वाला, मिल रहा है उसका सबसे कम पावर वाला। तो सबसे कम पावर कौन है, 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 5 ही हो गया। बात समझ में आ गया? लेकिन एलसीएम का वो कंडीशन नहीं है, मिले या ना मिले लिखो, लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला लिखना। कौन वाला लिखना, सबसे ज्यादा पावर वाला। तो अब देखो नहीं मिल रहा कौन, 2 के पावर 2, ठीक है, नहीं मिला इसको लिख दिए। मिल कौन रहा है, 5 के पावर 5, 5 मिल रहा है तो 5 लिख दिए। लेकिन सबसे ज्यादा पावर कौन है, 1 है कि 3 है, तो 3। सबसे ज्यादा पावर एलसीएम में रहेगा और एचसीएफ में सबसे कम पावर, वो भी मिलना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, दिक्कत है? बोलिए। जब दिक्कत नहीं है ना बाबू तो एक क्वेश्चन बना के दिखलाओ तो सब हमको। जल्दी से बना के दिखलाइए। इसका एचसीएफ और एलसीएम बना के दिखाइए। आपके पास हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, तब तक हम इसको मिटाते हैं। मिटाते मिटाते आपको बन जाना चाहिए, जल्दी से बनाइए तो। बन गया होगा, चलिए। जब बन गया होगा बाबू तो आप इसको ऐसे बनाए होंगे, कटकुट मत करो। आप इसको ऐसे बनाए होंगे, 144 को 2 से लगाए होंगे तो कितना बार में, 72 दूनी का 144 काटे होंगे, 2 से लगाए होंगे तो 36 बार में लगाए होंगे, फिर 2 से लगाए होंगे तो 18 बार में लगाए होंगे, फिर 2 से लगाए होंगे तो 9 बार में लगाए होंगे, फिर 3 से लगाए होंगे तो 3 बार में लगाए होंगे, 3 से लगाए होंगे तो 1 बार। 108 को जब आप लगाए होंगे ना बाबू, 3 से लगाए होंगे पहले, नहीं 2 से लगाए होंगे, किससे लगाए होंगे, 2 से, तब 54 54 बार में कटा होगा, 2 से लगाए होंगे 27 बार में कटा होगा, फिर 3 से लगाए होंगे तो 9 बार में कटा होगा, 3 से लगाए होंगे तो 3 बार में कटा होगा, फिर 3 से लगाए होंगे तो कितना बार में कटा होगा, 1 बार में। आप 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखे होंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 और गुना 3 गुना 3, ठीक है। 108 के अभाज्य गुणनखंड लिखे होंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कोई दिक्कत यहां तक?
बोलिए, यहाँ तक लिखे होंगे, कोई दिक्कत है आप लोगों का? नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए बाबू, इसका HCF कितना होगा, HCF और LCM, तब मिल कौन रहा है, तो 2 मिल रहा है। कौन मिल रहा है बाबू, तो 2, तो 2 यहाँ भी मिल रहा है, तब मिल रहा है, तो गुना में लिख दीजिएगा। तो 2 गुना कितना हो गया, 2। ये वाला 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ से यहाँ, तो गुना क्या लिखे, 3 लिखे। फिर यहाँ से यहाँ देखिए, गुना क्या लिखे, 3 लिखे। यही आपको मिल रहा है। क्या कर रहा है बाबू, मिल रहा है। तो इसको जब आप लिखिएगा तो 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, सॉरी 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, 12 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू, 36। ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया आपका, HCF हो गया। ठीक है। LCM बोलता है ना, जो मिले उसको भी लिखना है, जो नहीं मिले उसको भी लिखना है। तब मिल कौन रहा है, तो 2 मिल रहा है, ये वाला 2 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, और ये 3 मिल रहा है। मिल कौन को नहीं रहा है, तो 2 और 2, ये दोनों नहीं मिल रहा, और 3 नहीं मिल रहा, तो इसको भी लिख दीजिए। तो 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए, इसको गुना कीजिएगा ना बाबू, एक 3 छूट गया यहाँ पे, ठीक है, 3 और 3, हाँ ठीक है। यहां तक आपका 36 है। 36 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 36 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 में 3 से गुना कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 42 एक 43, ठीक है, यानी 434 आएगा। कितना आएगा, 434 आएगा। बात समझ में आया? ये आपका LCM हो जाएगा। देखो ना, 4, 16, 16 नमा 144, और 144 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 के 3 हासिल 1, 432। कितना हो जाएगा, 432 आया। कितना आया, 432। 34 का बोल दिए थे, 32 ही ना बोले, अच्छा सॉरी, 400 कितना आ जाएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 4 तिहाई 12 ना होगा, कितना होगा, 432। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया यहाँ तक बात? चलिए, अब ध्यान से देखिए, पावर वाला में कैसे कर सकते थे। यहां तक बिना पावर वाला समझ में आया या नहीं आया, बताओ बाबू, जल्दी से बताओ। बिना पावर वाला समझ में आया या नहीं आया? आया? अगर पावर वाला रहता तो कैसे करते, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम पावर वाला के ऊपर में लिखते थे। तो 2 के पावर में कितना है, तो 4, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर में 2 है, ठीक है। 2 के पावर में 4 गुना 3 के पावर में कितना है, 2। अब नीचे देखो, 2 के पावर में कितना है बाबू, 2 है, और 3 के पावर में 3 है, 22 नहीं होगी। 2 के पावर में 2 है और 3 के पावर में कितना दिए हुए, 3। अगर इसका HCF बोलता है ना, तो मिल कौन को रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, मिल तो रहा है दोनों में। तो इसको लिखते, इसका जब HCF निकालते ना बाबू, तो 2 और 3 तो गुना में करके लिखबे करते, लिख देते ना कि ये दोनों मिल रहा है, तो दोनों को लिखेंगे। और सबसे छोटा पावर कितना है बाबू, तो 2 है। तो यहाँ पे 2 बड़ा है छोटा, तो सबसे छोटा पावर कितना है, 2। तो 2 के पावर में क्या होगा, 2। और 3 के पावर वाला देखेंगे, 3 के पावर 3 छोटा है या 3 के पावर 2 छोटा है, तो पावर में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 3 के पावर में 2। यहाँ भी देखिएगा, 2 के पावर 2 को 2 बार गुना किए तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। और 3 को 2 बार गुना किए तो 3 के पावर में कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो बोल रहा है LCM में क्या बोलता है, LCM में क्या बोलता है, बोलता है ना बाबू, जो मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको में तो कौन कौन है, पावर वाला देखना, इसको नहीं देखना अभी। तो 2 भी है और 3, मिल तो रहा है दोनों। तो दोनों जब मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। जब मिल रहा हो ना, मिल रहा हो तो सब LCM बोलता है अधिकतम पावर। कौन सा पावर, अधिकतम पावर। तो अधिकतम पावर कितना है, 2 की 4, तो 4, तो 2 के पावर में 4। और 3 का अधिकतम पावर कितना है बाबू, तो 3 है, तो 3 के पावर में कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 और 4, तो 2 के पावर में 4 हो गया, 3 के पावर में कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आया या नहीं आया? 16 यहाँ हो जाएगा 16, इसका मतलब होगा 27। 16 में 27 से गुना करोगे ना बाबू तो 432 से आएगा। बात समझ में आया? यही था आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालने का तरीका। यहां तक हम आपको अभाज्य गुणनखंड तरीका से समझा दिए। पहला समझाए अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। तीसरा
और 2 का अधिकतम घात, 3 का अधिकतम घात, 4 का अधिकतम घात, आपको 4 का नहीं 3 5 7 का अधिकतम घात पूछ देगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम क्या कर दिए, सिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब हम आपको बता देंगे क्या होता है एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी अब संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे होंगे चैप्टर तो वहां पे हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए। इसको मिटाते हैं, ये था बेसिक, समझा दे रहे कि ऐसे बनता है। ठीक है ना, जो नहीं भी पढ़े होंगे ना बाबू उसको भी कम से कम तो मैथ में पास हो जाएगा। इतना डिटेल से पढ़ा देंगे ना तो 60 नंबर तो पक्का आ जाएगा। समझ में आया ना, 60 से ऊपर के लिए आपको तो देखना ही देखना है। टेंशन काहे लग रहे है, जिसको लग रहा है कि मैथ में दम लग रहा है कि अब हमसे बनने वाला नहीं है, कुछ नहीं करना, 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। और 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना बाबू तब पहला और दूसरा लेसन मिला करके 20 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो पहला दूसरा लेसन से ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो बाबू रे ऑब्जेक्टिव 50 को बनाना है, जेकरा में से 2 लेसन से पहला दूसरा लेसन से 20 को क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब 20 को नहीं 15 को आ गया, 10 को आ गया, 10 को बनेगा ना, बाकी तो दूसरा लेसन तो है ही है। फिर उसके बाद देखो बताते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा रहा है। 1 से लेकर के अगर 100 तक बनोगे बारकोड से चेक होता है, थोड़ी तुम्हारा कॉपी चेक करके बीच में नहीं बने लेने बने नहीं, बारकोड से जहाँ पे आप रंगे हुए होगे 1 से 100 तक में वो अपना आप ले लेगा स्कैन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। पढ़ना यह है कि 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। जिसको लग रहा है कि हम मैथ में फेल हो जाएंगे वो 1 से लेकर के 100 तक के पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, 1 से लेकर के जहां तक लास्ट ऑब्जेक्टिव हो उसको एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद ही बनाना शुरू करना है। यानी कि बनाना शुरू अगर कर दिए ना तब होगा क्या ना, आपको कंफ्यूजन पैदा हो ही जाएगा। इसलिए आप 1 से 100 तक पढ़ो, 80 है 80 तक पढ़ो। बात समझ में, उसको में से निश्चित है कि तुमको अंदाजे कितना क्वेश्चन बन जाएगा अगर पढ़ लिया था। अगर शुरू वाला नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा माथा पे वजन नहीं लेना है, आगे पढ़ेंगे आगे वाला बनेगा, जब नहीं बने तब लोड लेना है। बात समझ में आ गया, जब बना तो लोड का लेंगे, बने तो चलना चल जाएंगे। दिया का इतना अपनी 100 क्वेश्चन 50 को ना बनाना है, बना देंगे 50 को। बात समझ में आया, ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर के 100 तक पहुंच करना, पूरा का पूरा पढ़ लेना है। मैं तो साइंस वाला भी देखना 1 से लेकर के 100 तक, साइंस और सोशल साइंस में तो सबसे आसान है। अगर जिसको डर लग रहा है कि हम पास नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, हम याद करके जाना है कि हमको 30 को ऑब्जेक्टिव खाली सही हो जाए, बाकी 20 नंबर स्कूल से मांग लेंगे गोड़ हाथ पर के, है कि नहीं कि सर दे दीजिए ना, 50 नंबर तो आ गया, 50 दूनी का 100 नंबर। इंटर वाला इसमें प्रोसेस नहीं ना है कि 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप यहाँ से 10 नंबर लिया है स्कूल से आपको 20 नंबर मिल गया फिर भी आप पास हो जाएंगे बिहार बोर्ड में। इंटर वाला में 30% चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 70 नंबर का है तो 21 नंबर चाहिए पास होने के लिए इंटर में। खटकुट नहीं करो बच्चा, देखिए आइए अभाज्य गुणनफल समझा दिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड समझ लिए हैं, हम बताते हैं अब रेकरिंग पे आते हैं। जो जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको पहले खत्म करते हैं। बोलिएगा सर अब यूक्लिड विभाजन बता दीजिए, तो सीरियल नंबर से बताते हुए चल जाए, ताकि जिससे जो भी रिलेटेड होना वो आपको क्या हो जाए, बन जाए। आज समझ में, एक सीरियल नंबर से, किताब में सीरियल नहीं दिया है आपको, सीरियल नंबर से हम बताते हुए चल जाए। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कर रहा है बोलो? बार बार लाइट क्या जला रहा है, बहुत मामा। रिकरिंग पुनरावृत्ति संख्या, इसमें इंक है क्या? नहीं, खत्म हो गया। इसमें इंक डालो बाबू। रेकरिंग पुनरावृत्ति, इधर देखिए, हल्ला नहीं कीजिए। रेकरिंग नंबर, कौन सा नंबर? रेकरिंग नंबर यानी पुनरावृत्ति संख्या। रेकरिंग नंबर बनता कैसे था कि दशमलव के बाद क्या हो, कोई भी संख्या रिपीट होना शुरू हो जाता था, उसी को रेकरिंग नंबर बोलते थे। ये नहीं बोलते थे सर? हाँ। तो जब वही बोलते थे तो इधर आइए और बोर्ड पे देखिए, 1/3 को हम क्या करें, भाग दे। 1/3 को हम दशमलव में बनाने की कोशिश करें तो 3 में अगर हम 1 से भाग देंगे ना बाबू, तो 0 बार में लगाएंगे तो कितना होगा? 0। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। दशमलव तो कितना हो जाएगा? 0। 3 तिहाई 9, घटाए तो कितना हो गया? 1। 0। 3 तिहाई 9, घटाए तो कितना हो जाएगा? 1। 0। 3 तिहाई 9। जब तक लगाइए जब तक आपका जीवन समाप्त न हो जाए, फिर भी कटने वाला नहीं है। बात समझ में आया? चलिए, जब समझ में बात आई आपको तो इसको लिख सकते हैं 0.3333, लिखते जाइए। आपका पेज पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भी ये खत्म होने वाला नहीं है, लगाते जाइए। इसको लिखने के लिए सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति संख्या, यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति संख्या। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 को लिख सकते हैं 0.3 पर बार, यानी 3 पर रेकरिंग। ठीक है, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर एगो बूंदा दे देंगे ना बाबू, तो इसका भी मतलब हो गया रेकरिंग ही हुआ। क्या हुआ? रेकरिंग ही हुआ। बात समझ में आया? हमको पढ़ना क्या है ना कि 0.3 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, के रूप में बदले, यानी रेकरिंग को भिन्न में बदलना। P/Q कहने का मतलब बाबू भिन्न के रूप में, डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है, भिन्न में बदलना है। बात समझ में आया? तब बदलेंगे कैसे? तब बदलेंगे ऐसे। कैसे बदलेंगे? तो अब रेकरिंग हटता है ना बाबू, अगर बोलेगा एक ऊपर रेकरिंग है ना तो 3 लिख देंगे, रेकरिंग को बटा में एक ऊपर रेकरिंग है तो एक जूता पहना देंगे, तो क्या लिखेंगे? 3/9। आपको यहाँ पे क्या हो गया? कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि कैसे बदलते हैं। 0.3, एक 0.3 पर रेकरिंग का मतलब होता है 0.333333 डॉट 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 डॉट। बात समझ में आ गया? उधर जाके करो ना, यहाँ पे गिर जाएगा तो पूरा पूरा सेट खराब हो जाएगा। उधर जाकर करो। 0.3333 पर रेकरिंग, इसका मतलब क्या हो गया? ये हुआ। बात समझ में यहाँ तक आया? नहीं आया ना? आया। तो अब हम 0.3 को माना ना, माना 0.3 बराबर x, क्या मान लिए? 0.3 को हम क्या मान लिए? x मान लिए। तो 0.3 है ना, उसके जगह पर x रख दे क्या? तो इसके बराबर ये हो सकता है 0.333333 डॉट डॉट डॉट। बोलो, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप ही बताओ बाबू, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो अब क्या करें? दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या करने पर बाबू? 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इधर हो जाएगा और 10 गुना 0.333333 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में यहाँ तक आया? अब आपको ये वाला पॉइंट को समझने के लिए हमको यहाँ पे छोटा पॉइंट समझा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बचपन में पढ़े होंगे 0.5 गुना 10, जी 5.5 गुना 0.5 गुना 5 गुना। ठीक है,
0.555 गुना 10, 100 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताओ, 0.3, 8 कर देते हैं, 8.463 गुना। अब ध्यान से देखिएगा, क्या कीजिएगा बाबू, ध्यान से आप देखिएगा। जब आप ध्यान से देखिएगा ना, तो दशमलव उड़ाते क्या होता था, बटा में 10 होता था, 10 से 10 कट गया तो कितना बचा, 1, और ये बचा कितना, 5। कोई दिक्कत यहाँ पर, बोलिए। इसको क्या कर सकते थे, इसको उड़ाए, बटा में कोई लिख दे बाबू 100, एक जीरो से एक जीरो कटे तो बचा कितना, 55/10 आया। अब जब आप भाग दीजिएगा ना इसको, तो 5.5 आएगा, कितना आएगा, 5.5। जब आप इसको उड़ाएंगे ना, तो 100 में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 555/10 आया ना। जब इसको करेंगे ना, तो 55.5। जब आप इसको कर रहे होंगे ना बाबू, तो आप इसको मत कीजिए, वैसे इसको देखिए। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर दशमलव में एक 10, यानी कहने का तो एक पर एक जीरो से गुना करते हैं, तो दशमलव एक अंक इधर ट्रेवल होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 अंक था तो 2 अंक के बाद हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है। अगर 10 एक अंक से गुना किए तो इधर की ओर एक अंक घसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था 0.55, यहाँ पे एक घसका तो कितना हो गया, 5.5, क्या आ गया, 5.5 आ गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे 100 से गुना किए तो कितना अंक घसकेगा, तो 2 अंक, 2 अंक घसकेगा। यहाँ पे 2 अंक घसका कि नहीं घसका। इसी प्रकार से अगर ये जो दशमलव वाली संख्या है, उसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर की ओर शिफ्ट होता है, किधर की ओर शिफ्ट होता है, इधर की ओर। तो इसका जो आंसर होगा 84.63। बात समझ में यहाँ तक आया। कहने का मतलब मेरा ये था। कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है यहाँ तक। या अगर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव किधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा, किधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा। इसको लिखेंगे 10x 10 के 10 रहने दे, 10 से गुना किए तो 3.333333 डॉट 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 तक जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बाबू। जब ये समझ में आया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 0.333333 लिखे, कोई दिक्कत हुआ, क्या कि बाबू 3.0 में 0.3333 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3.3333। एक मिनट